हेलो डियर स्टूडेंट, पेपर दिया होगा आपने अच्छे से। ठीक है, आइए पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, रिलेट करते हैं एनसीईआरटी से, सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रपोजल टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट द ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर। जैसे आपको पता है कि आपके घर से, हॉस्पिटल से और बहुत सारी जगहों से सीवेज निकलता है। व्हाट इज सीवेज? सीवेज अनट्रीटेड वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, जिसमें मेजर कंपोनेंट फीकल मैटर और बहुत सारे वेस्ट होते हैं, उसे सीवेज कहते हैं। एक्चुअली सीवेज का अगर डायरेक्ट आप रिलीज कर देंगे किसी भी वाटर बॉडीज में तो ये बहुत हार्मफुल होगा। क्यों हार्मफुल होगा? क्योंकि ये क्या करेगा? वाटर को पॉल्यूट करेगा, और वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स, तो उनके लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो इसके लिए क्या करना है? पहले सीवेज का ट्रीटमेंट करिए। यानी आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे ये सारी चीजें पढ़ी हैं, रिवाइज भी कराया था। अब इसके सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, तो उसमें एक एक चीज बताएंगे। तो वही कह रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे एक्शन प्लान लाए गए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने किया था। किसने इनिशिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मान लीजिए पूछ लेता है कि गैप एंड याक गिवन बाय, मतलब गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय। आपको इतना पता है भाई कि गंगा एक्शन, यमुना, गंगा की सफाई के लिए तो हजारों आर्टिकल, हजारों पेपर में छपते रहते हैं, तो ये तो नाम आपको आसानी से याद रहेगा, लेकिन किसने शुरू किया तो ये भूल जाते हैं आप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड द प्लान दैट इज कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान बोथ। ठीक है, तो कह रहे हैं गंगा एक्शन प्लान ओनली नहीं, नर्मदा एक्शन प्लान। नर्मदा इज ओनली अ सिंगल रिवर जिसका पर्टिकुलर नाम है। अगर नर्मदा में आप ये प्रोग्राम करते हैं तो वो नर्मदा एक्शन प्लान कहलाएगा, जबकि ऐसा कोई पर्पसफुल कंडीशन नहीं भैया। वाटर बॉडी सारी है, सारी हमारे देश की, सबको हमें सुरक्षा देना है। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान नाम से नहीं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सीधा एनसीईआरटी से लिया गया, तो ये आप आंसर लगाएंगे। आगे बढ़िए। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। देखिए, आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जब आप अपने अर्थ के बेसिकली अपने प्लेनेट पे देखते हैं, अर्थ पे तो दो कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि नाम बता रहा है, बायोस मतलब लाइफ, द कंपोनेंट दैट हैविंग अ लिविंग कंपोनेंट, जैसे प्लांट, माइक्रोब्स और आपके एनिमल, ये सारे किसमें आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक में वाटर, एयर, बहुत सारे सॉइल वगैरह ये सब आते हैं। तो ये कह रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम किसका सबसे ज्यादा बना होता है अर्थ में? तो भैया लिविंग वाले तो एयर, वाटर तो नॉन बायोटिक पहले ही काट दिए। माइक्रोब्स जाहिर सी बात आते हैं, प्लांट एंड एनिमल, ऑल दीज आर कंपोनेंट ऑफ योर बायोलॉजिकल सिस्टम। आंसर आप एकदम मतलब नहीं भी पता है तो ऑप्शन देख के लगा दोगे, इसमें क्या ही बताया जाए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट। आगे बढ़िए। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर द माइक्रोब्स आर जनरली नॉट फाउंड। कह रहा है कि ऐसा कौन सी जगह है भैया जहां पे माइक्रोब्स नहीं पाया जा रहा है? तो एनसीईआरटी की लाइनें साफ साफ ये कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे माइक्रोब्स ना ही पाया जाए। यहां तक कि जहां पे जीवन सर्वाइवल ही एकदम असंभव, वहां भी माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग प्लेस वेयर माइक्रोब्स आर नॉट जनरली फाउंड। तो यत्र तत्र सर्वत्र यानी कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह पाए जा रहे हैं जहां पे लाइफ सर्वाइवल बिल्कुल नील चांस है। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए गीजर का, जैसे कि गीजर का होता है, अब देखते हैं आपकी पानी इतने में 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करने लगता है, तो वहां नॉर्मल लाइफ कहां पॉसिबल है? एकदम मोटी बर्फ की सिल्ली यानी सिवरल मीटर थिक, अगर आप देखते हैं सिवरल मीटर थिक आपकी ये स्नो है, उसके अंदर भी पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, यहाँ भी सर्वाइवल थ्रेटेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां लाइफ संभव नहीं वहां भी पाए जा रहे हैं। तो ये पूछ रहे कहां नहीं पाए जाएंगे? डीप इनसाइड द गीजर पाए जाते हैं, डीप इन द सॉइल पाए जाएंगे, अंडर द लेयर ऑफ द स्नो एंड सिवरल मीटर थिक, ये बात लिखिए, पाए जाते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, ऐसा कोई जगह जहां नहीं पाए जाते, यानी आंसर विल गोज नन। आगे बढ़िए। Which are the following viruses which causes respiratory infection? आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है कि कौन सा रेस्पिरेटरी करता है, तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना हुआ है उसका, दैट इज कॉल्ड योर एडिनो वायरस। क्या? एडिनो वायरस। इसके जैसे अगर आपको मान लीजिए फिगर पहचानना भी आ जाए तो आप क्या करिए, इसको ऐसे ओवरलैप करिए और इसमें बनाइए, ये क्या बन रहा है? ए लेटर, दैट इज मींस योर एडिनो वायरस। दोनों चीज क्लियर हो गई। अगर वो पूछे डायग्राम तो भी कर लो। एडिनो वायरस कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, राइनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पूछा है, एडिनो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट। कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडीज के लिए कल्चर बहुत जरूरी होता है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, कल्चर आर यूजफुल, कह रहा सही बात है, कल्चर यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। व्हाट इज कल्चर? कल्चर
जब किसी भी लैब में पेट्री डिश के अंदर आप कुछ भी ग्रो कराते हैं तो उसे कल्चर कहते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम डाल के उनका प्रोडक्शन तेजी से यानी उनकी प्रोजनी को बढ़ाने के लिए कल्चर कराया जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं कल्चर के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि लाइक बैक्टीरिया और फंजाई इनका जब कल्चर कराते हैं तो इनकी कॉलोनी बहुत नेकेड होती है, दिखाई देती है साफ साफ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका रीजन क्या कह रहा है, माइक्रो लाइक बैक्टीरिया मेनी फंजाई ग्रो इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनी दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड। नहीं भैया, कैन बी सीन विथ नेकेड, देखी जा सकती है। तो असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर को सी। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कह रहे हैं कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। भैया देखा जा सकता है। आगे बढ़िए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as lactobacillus grow in milk and convert it to curd during the growth lactose produce acid that coagulate the partially digest the milk protein। एकदम सही। माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि ग्रो करते हैं, भाई लैब आपने पढ़ा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होती हैं जो मिल्क को कन्वर्ट करती हैं, किसमें? मिल्क को कन्वर्ट करती हैं आपके कर्ड में, ठीक है। जब मिल्क को कन्वर्ट में करती हैं तो क्या होता है, मिल्क प्रोटीन दैट इज कैसीन, मिल्क प्रोटीन कैसीन, उसका पार्शियली डाइजेशन होता है, यानी पार्शियली वो डाइजेस्ट होता है मिल्क प्रोटीन कैसीन और कन्वर्ट होता है कर्ड में। जब कन्वर्ट कर्ड में होता है तो सबसे खास बात क्या है, इसमें विटामिन B12 का एनरिचमेंट होता है, यानी विटामिन B12 बढ़ जाती है। और साथ साथ क्या होता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करते हैं कि बहुत सारे कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्टमक में तो नहीं ग्रो कर रहे हैं, उसको भी रोकने का काम करते हैं। इट विल चेक योर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसका एनरिचमेंट करता है। ये दो काम है आपके कर्ड में, लाइव एसिड बैक्टीरिया करा देती हैं। तो वही कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं, सही बात है। ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैसीन को कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये आंसर जाएगा। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज आप पढ़िए, बिकॉज लगा के माइक्रो मिल्क कन्वर्ट बिकॉज ड्यूरिंग लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड, यही कारण है। और एसिड बनता है जिससे वो पार्शियली डाइजेस्ट कराता है, यानी मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करा के मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, इसलिए रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ो। माइक्रोऑर्गेनिज्म cause large number of diseases in human being, they also cause diseases in animal and plants। सही बात है, माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिसीज कराते हैं, यानी ये नहीं कि केवल माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज कराते हैं। अभी तो आपने इस चैप्टर में पूरा ये डेडिकेटेड है कि भैया ह्यूमन अफेयर के लिए कितने कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजफुल हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड इवन आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आप यूज करते थे माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही। तो बहुत सारे काम करते हैं। माइक्रोब्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन में, लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है डिसीज कराते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों। माइक्रोब्स आर हार्मफुल एक्सक्लूसिव, नॉट ओनली हार्मफुल एक्सक्लूसिव। अभी बताया कि बहुत सारे आप यूज करते हैं। अगर ये कह रहा है कि हार्मफुल एक्सक्लूसिव यानी उसका कोई पॉजिटिव यूज है ही नहीं भैया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब आपने क्या पढ़ा है? अभी पूरा चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड है। तो असर्शन तो सही है, रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली नहीं होना चाहिए। चलिए, इट्स अ डायग्राम ऑफ योर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो को जो इन्फेक्ट करने वाला वायरस दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखाया गया है। इस पे ये जो पोर्शन दिखाया गया है, ये इसका हेड है। क्या हेड है? ये इसका रीजन जो दिखाया जा रहा है कॉलर है। इसमें इसी को कहते हैं सीथ भी पाई जाती है इसमें। आपके जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पेज नंबर 26, वहां भी ये डायग्राम बना है, तो वहां भी इसको सीथ से मेंशन किया, तो आप पढ़ लेना आप, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सी नंबर वाला, ए नंबर, एक्चुअली दिस इज योर टेल। क्या है? टेल है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपका, ये ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ए वाला मेंशन हुआ है। दिस इज योर बी, ये वाला पोर्शन दिखाया गया है बी से, और ये पोर्शन दिखाया गया है आपको सी से। इसे प्रोन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोन्ज, PRONGE। पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, प्रोन्ज आपके नई एनसीईआरटी में बन गया है। और ये है आपका पिन, ठीक है। तो ए इज योर, यहां से देखिए हेड पूछा ही नहीं आपसे, कॉलर से पूछा ही नहीं, ए पूछा सीधा, तो टेल से, तो टेल शुरू करिए, टेल। देन बी इज योर, ये वाला क्या है आपका? प्लेट है, प्लेट है। बी इज योर प्लेट, बी प्लेट है, बी प्रॉन्स कह दिए, बी प्लेट है, ये सही है, लेकिन ए पिन नहीं है इसलिए गलत हो गया। और ए को ये कह रहे हैं प्लेट है, ए को कह रहे हैं प्लेट है, तो ये गलत आंसर तो बी जाने वाला। फिर भी देख लो, सी नंबर देख लो क्या है? सी नंबर प्रॉन्ज होना चाहिए, प्रॉन्ज है। डी वाला आपका पिंस होना चाहिए, ये पिन है, तो आंसर क्या होगा? बी। A small amount of curd added to fresh milk as inoculum due to inoculum or starter contain millions of lab। जब आप देखते हैं मम्मी आपके घरों में क्या बनाती हैं? कर्ड बनाती हैं, दही बनाती हैं। तो दही बनाने से पहले मिल्क को इनोकुलम डाला जाता है, ठीक, मिल्क में।
इनोकुलम डाला जाता है। इनोकुलम एक्चुअली क्या होता है, इससे आप इनोकुलम को आप स्टार्टर भी कहते हैं, इनिशिएटर भी कहते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइफ पड़े होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर ये लैक्टिक थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाएगा तो ये सारे मिल्क प्रोटीन कैसीन को पार्सली डाइजेस्ट करा देंगी और कर्ड में कन्वर्ट कर देंगी, इसलिए इनोकुलम का यूज किया जाता है। इनोकुलम स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लाइफ, सही है। इनोकुलम स्टार्टर कंटेन टार्टरिक एसिड नहीं, कंटेन कैसीन नहीं। इनोकुलम स्टार्टर कंटेन ब्यूटारिक एसिड, भैया मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है उसे कैसीन कहते हैं, और उसका यूज लाइफ उसमें क्या करोगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए यह आंसर जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडिनो वायरस। क्या है, एडिनो वायरस। देखो मैंने बताया था ऐसे आप याद रखना, ये देखिए यहाँ से ये बना हुआ है, ए साफ साफ पता चल रहा है, तो आप ये ए से एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, क्या कराता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कराता है एडिनो वायरस, पहचानना था। रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग लैब एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लैब, lactobacillus grow in milk only and convert it to curd. Lactobacillus multiply and suitable temperature and convert milk into curd. Lactobacillus grow in milk only, कह रहा है lactobacillus केवल मिल्क में ग्रो करता है। नहीं यार, अगर मान लीजिए इसका मिल्क में ही ग्रो होगा तो फिर लैब का सर्वाइवल कैसे होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेंगी नेचर में, तो केवल मिल्क पे नहीं, मिल्क पे तो अपना ग्रोथ बढ़ा देती है। सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, एकदम सही है, बी वाला सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, बी आंसर। लैब इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड, अभी बताया था कि जब आप लैब को यूज करके मिल्क को कर्ड में बदलते हैं, ठीक है, मिल्क को कर्ड में बदलते हैं तो क्या होता है, आपका विटामिन B12 एनरिचमेंट होता है, साथ साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स जो आपके गट के लिए, आपके स्टमक के लिए यूजफुल है, उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। लैब इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 and lab play a very beneficial role in checking the disease causing microorganism in the stomach। चेक करता है यानी रोकता है, यानी इनहिबिट करता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को स्टमक में। एसर्शन तो सही है और आपका रीजन भी सही है। लैब इंप्रूव, ठीक है, एसर्शन रीजन का स्टेटमेंट पूछा है भाई, एसर्शन रीजन करते करते सब एसर्शन रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, नहीं सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर जाएगा सी। पर puffed up appearance of the duff and dosa idli is due to the production of, due to the puffed up appearance of duff and dosa idli किसके निकलने से होता है, बताया जाए। puffed up appearance होता है आपके CO2 गैस ट्रैप्ड हो जाती है, उसी के रिलीज होने से निकलता है, तो CO2 गैस की वजह से होता है, ठीक है। बेकर सीस्ट, ब्रीवर सीस्ट आपका कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरेसी, उसी का यूज करते हैं। द डफ इज मेकिंग, वही पूछ दिया क्वेश्चन, बेकर सीस्ट जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेसी होती है, एक्चुअली यही ये है, उसी का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेसी। बेकर सीस्ट क्यों कहते हैं, इसको ब्रेड वगैरह इन सब में यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम बेकर सीस्ट पड़ा। और ब्रीवर ईस्ट भी यही है, क्योंकि ब्रीविंग इंडस्ट्री लाइक जो वाइन बियर वगैरह इंडस्ट्री बनाती है वो भी इसी का यूज करती हैं, इसलिए भैया फर्मेंटेशन कराता है ना, और 13% से नियर अबाउट 13% तक ही ईस्ट से बनाया जा सकता है अल्कोहल कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए बोथ एजेंसी, दिस इज योर ईस्ट जो है आपका फंजाई में है, और ये यूनिसेलुलर फंजाई, ये बात याद रखना, यूनिसेलुलर फंजाई। क्यों फंजाई, जब आप किंगडम RH विटेकर 1969 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि ऑल दिस आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमल, ये तो फंजाई पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, लेकिन यही एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर होता है आपका ईस्ट। आगे बढ़ो। टोडी ए ट्रेडिशनल ड्रिंक सम ऑफ द सदर्न पार्ट में आप देखते हैं कि टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कराया जाता है, उसके पाम प्लांट होता है, पौधा पाम, उसके सैप से फर्मेंट करा के बनाया जाता है आपका ट्रेडिशनल ड्रिंक, दैट इज टोडी। एक्चुअली टोडी जो है ताड़ी बोलते हैं वहां पे उसकी लैंग्वेज में, इसमें भी अल्कोहलिक कंटेंट धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो उसको साउथ इंडिया में यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेसी, क्या करें, डफ कहाँ से आ गया, आगे बढ़ो भाई। ये है टोडी, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक। तो फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम्स बनाया जाता है, बम्बू से नहीं, पाम से। फर्मेंटेड सैप फ्रॉम कोकोनट नहीं, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम राइस नहीं, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम, दिस इज योर आंसर। पाम से बनाया जाता है, पाम प्लांट, याद रखना, सैप से, और किसके, पाम से। Microbes are used to ferment the fish, soybean and bamboo shoot to make the food। सही बात है, चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इज माइक्रोब्स वर यूज्ड, ठीक है। करें कि माइक्रोब्स जो है इन सब फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन और बम्बू के सूट को, देखो बम्बू के सूट को भी फर्मेंट करा के भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है।
चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आप यूज करते हैं। चीज आपने पढ़ा है प्रोपेनियोबैक्टीरियो सरमनाई, ठीक है, स्विस चीज, और रॉकफोर्टाई चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से निकाला जाता है। एक्चुअली पहली वाली जो सरमनाई है वो बैक्टीरियल है और दूसरी वाली पेनिसिलियम नहीं फंजाई से, यही फंसाएगा, बताया था आपको। आपका पूरा रिवीजन पड़ा है क्लास, ठीक है, देख सकते हैं। ये दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी आंसर जाएगा। पहला क्या रहा है, करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं, कोई इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए सी आंसर होगा। Which of the following gases from sludge digested from biogas and can be used as a source of energy? Methane, hydrogen sulfide, H2S and carbon dioxide। कह रहा मीथेन, CH4 मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं स्लज डाइजेस्टर बायोगैस में, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये पहला ऑप्शन मिल गया। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं यूज होता बेटा, ये एलिमिनेट कर सकते हो, ये एलिमिनेट कर सकते हो, ये एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं भी पता तो पहला ही आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड से 4 ऑप्शन सही करो। विच आर द फॉलोइंग बेवरेजेस आर प्रोडक्शन ऑन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से किसको बनाया जाता है, देखिए बेवरेजेस 2 प्रकार से बनाते हैं, एक या तो डिस्टिलेशन या तो विदाउट डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन से जो बनाया जाएगा, विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें क्या पूछा है, डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं आपके ब्रांडी, रम, ये सब डिस्टिलेशन सब। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, क्या याद रखना, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, ये आपके कैसे हैं, विदाउट डिस्टिलेशन है, बाकी सब विथ डिस्टिलेशन है, यानी बाय डिस्टिलेशन है, बोथ बी एंड सी। डिफरेंट varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. They are specific common from the quality of milk, artificial food and microbes use। कह रहे हैं डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेस्ट के आप बनाते हैं क्या चीज, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है, क्योंकि भैया आपका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। क्वालिटी ऑफ मिल्क और आर्टिफिशियल फूड से नहीं मतलब है, माइक्रोब से है। जैसे कि आपका स्विस चीज है, स्विस चीज बनाया जाता है प्रोपेनियोबैक्टीरियो सरमनाई, ठीक है, CO2 गैस निकलती इसलिए इनको शर्मा गए, ये है। और आपके रॉकफोर्टी चीज है, रॉकफोर्टी में साफ साफ नाम तो नहीं लिखता कैसे, लेकिन फंगल लिखता है, फंजाइस होते हैं, यानी पेनिसिलियम रॉकफोर्टाइस होता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाइस होता है, ठीक है, रॉकफोर्टी चीज। तो ये फंजाई से कराया जाता है और ये बैक्टीरिया से कराया जाता है, बस यही 2 चीज याद रखिएगा। तो माइक्रोब्स यूज मैटर करते हैं। लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपेनियोबैक्टीरिया सरमनाई। क्या कह रहा है कि लार्ज होल जो स्विस चीज में दिखाई देते हैं वो किस कारण होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 निकलने से, ठीक है। अब साफ साफ कह रहा है कि भैया स्विस चीज है तो प्रोपेनियोबैक्टीरिया सरमनाई यूज करेंगे और CO2 गैस निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपेनियोबैक्टीरिया सरमनाई, एकदम सही लिखा। सेकंड पढ़ लो, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बैक्टीरियम कार्ड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिक एसिड के लिए यूज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय नेम्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड एसिटोबैक्टर एसिडाई, एसिटिक एसिड निकालते हैं, इसलिए ये आंसर। रॉकफोर्टाई चीज आर रिपेंड बाय, देखो लिखा है रॉकफोर्टाई, तो मैंने बताया था ये कौन से, पेनिसिलिन रॉकफोर्टाई से। और क्या है ये फंगल है, फंजाई है, ग्रोइंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं, वो स्पेसिफिक फंगस है, ठीक है, पेनिसिलिन रॉकफोर्टाई। क्या नाम है आपका स्पेसिफिक फंगस का, तो पेनिसिलिन रॉकफोर्टाई, याद रखिएगा आप इसे। आगे बढ़ो। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर अ ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, जिसे आप बताते हैं कि भैया इंडस्ट्रियल स्केल में आपको बहुत बड़े बड़े ग्रोथ कराने होते हैं, बहुत बड़ा वेसल यूज करते हैं आप, तो उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स। बहुत बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं यार, उसमें ग्रो कराए जाते हैं, तो इन्हीं बर्तनों को कहने लगते हैं फर्मेंटर्स। Microbes, especially yeast, have been used for the time immemorial for the production of which of the following beverages: wine, beer, whiskey, brandy and rum। कहते हैं कि बेवरेजेस के लिए इसीलिए इसका नाम पड़ता है ब्रीवर्स ईस्ट, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर नेचर। ब्रीवरेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। और ब्रेड, वाइन, ब्रेड वगैरह के लिए बनाया जाता है, इसे बेकर ईस्ट कहते हैं। तो बहुत समय से इसको बनाया जा रहा है। सैक्रोमाइसिस सेरेसी ईस्ट जो है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस है। वाइन और बियर बनाते हैं, विस्की भी बनाते हैं, ब्रांडी रम सभी बनाते हैं, लेकिन बस एक चीज याद रखना, अबाउट 13% ही अल्कोहलिक कंटेंट इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13% के ऊपर जैसे जाने लगता है आपका कंटेंट, वैसे भी इट मेक
पॉइजन देमसेल्फ, अपने आप को खुद मार देता है, क्योंकि इतना पॉइजनस होने लगता है, इसकी डेथ करा देता बेचारा। तो फिर आगे का प्रोसेस, जो 13% से ऊपर की दारू मिलती है उसमें कुछ और सारे प्रोसेस करा के बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा उसका। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सैक्रोमाइसिस, क्लोस्ट्रिडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, टोबैक्टेरियाई। जाहिर सी बात है, दारू बना रहे हो, दारू बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ईस्ट यूज करोगे। कहाँ लिखा है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। Which of the following beverages are produced without distillation? बताया था कि वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन विद विस्की, ब्रांडी, रम बाय डिस्टिलेशन, एंड वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन। याद रखना बिना डिस्टिलेशन के। कौन? वाइन एंड बियर। भालू को बियर पसंद है, अबे वो वाला भालू नहीं है ये, वो बियर, ये बी डबल है, बियर, ठीक है। तो वाइन एंड बियर, तो इसमें बियर का ऑप्शन नहीं, तो वाइन ऑप्शन में है, आप ये लगा दो। ये दारू वाली BAR बियर होती है, ठीक है, वो BAR तो वाइन आंसर चला जाएगा विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी व्हिच हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। बताया था कि 20वीं शताब्दी की सबसे जो अधिक उपलब्धि थी वो मानी गई जाती है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। क्या? डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या मानी जाती है? डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स 20th सेंचुरी की सबसे खास उपलब्धि मानी जाती है। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसे। एक्चुअली ये मूड बना के नहीं बैठे थे कि लाओ डिस्कवर कर दें, ये अपने लैब में काम कर रहे थे, अपने पेट्री डिश में काम कर रहे थे। किस पे? स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया से। याद रखना, इसको नाम याद रखना, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इनकी पेट्री डिश के अराउंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली ग्रो करना चाहिए ना भाई, जिस पे कल्चर करा रहे तो ग्रो करना चाहिए। इन्होंने देखा कि ऐसा ग्रो नहीं कर रहा, क्या कारण हो सकता है? तो इन्होंने इंस्पेक्शन के चेक किया तो इस पेट्री डिश के अराउंड एक पेनिसिलिन नाम का फंगल ग्रो कर गया था, जिसकी वजह से ये इसको ग्रो नहीं करने देता था। तो इन्होंने देखा कि इस फंजाई की वजह से इनका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है ड्यू टू दिस रीजन, यानी ये इसके लिए कैसा है? एंटी है, अगेंस्ट है, और बायोस मतलब लाइफ, इसलिए इसका नाम पड़ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का नाम याद रखना कि एंटी माने अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, बट नॉट इन कंटेस्ट ऑफ योर्स। भैया आपके लिए, आपके कंटेस्ट में इसको एंटीबायोटिक नहीं रखा गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेस्ट में रखा गया जो उसे कराता है। साफ साफ याद रखना, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ था, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी तो लाइफ है, इसलिए उसके लाइफ के अगेंस्ट है, ना कि आपके लाइफ के। आपके लिए तो प्रो लाइफ है, टुवर्ड लाइफ, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इसलिए नाम पड़ा। और ऐसी डिस्कवरी को चांस डिस्कवरी कहते हैं, यानी अचानक से हो गया, अचानक से हो गया, वो काम नहीं कर रहे थे, एक्चुअली चांस डिस्कवरी थी, जिसे सेरेंडिपिटी कहते हैं बायोलॉजी में। क्या कहते हैं? चांस डिस्कवरी इज नोन एज सेरेंडिपिटी। ठीक है, जान लो यार, इतना पढ़ते लिखते हो तो एक शब्द जानने में क्या दिक्कत है। सेरेंडिपिटी एक्चुअली चांस डिस्कवरी, बहुत सारी चीजों की यार चांस डिस्कवरी ही होती है। एक्चुअली जब चांस डिस्कवरी हो तो और अच्छा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। एंटीबायोटिक सर फिर बाद में इसका फुल पोटेंशियल चेन एंड फ्लोरे ने दिया था, जिनको इनको सबको मिला के 1945 में इनको अवार्ड मिला था, ये भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। आगे बढ़ो। एंटीबायोटिक सर केमिकल सब्सटेंसेस दैट विज सम माइक्रोब, या जाहिर सी बात है पेनिसिलिन नोटेटम से पहली बार पेनिसिलिन बनाई गई थी, तो यानी वो क्या हुआ, यानी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मिल रहा है, तो वही कह रहा है केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन किल द माइक्रो, बिल्कुल रिटार्ड और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो प्रकार, आप जब वो पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री में, तो वहां पे एंटीबायोटिक्स को लिखा है कि बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल है, साइडल का मतलब ये होता है टू किल, किल, सुसाइडल, साइडल वर्ड का मतलब होता है किल करना। बैक्टीरियोसाइड, एक बैक्टीरियोस्टैटिक मिलेगा आपको, एक बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि उसके ग्रोथ को होने को नहीं देगा, मारेगा तो नहीं, लेकिन ग्रोथ होने नहीं देगा, रोक देगा। तो बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, इसमें कौन कौन सी आती है? ईटीसी, आप उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप ऐसे ट्रिक से याद करिए। या सी पढ़ रहा है तो ईटीसी, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ये होते हैं आपके बैक्टीरियोसाइडल। और पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन, पीएओ याद रखिएगा, ये होते हैं आपके बैक्टीरियोस्टैटिक। ये मत यार केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से याद करना तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे पेपर में तो केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ भी आनी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर का है, नहीं करना, कोई बात नहीं। ये याद रखना, बैक्टीरियोसाइडल और स्टैटिक दोनों टाइप की होती है। तो वही कह रहा है किल कर सकता है माइक्रोब्स, यानी बैक्टीरियोसाइडल है, और रिटार्ड भी कर सकता है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। देखो लिखा होगा रिटार्ड, ये लिखा है। बस इसलिए कहते हैं कि
ये केमिकल सब्सटेंस रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिसीज, किल द माइक्रोसेल, ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल भी रहे हो, किसी को मार भी रहे हो, किसी ग्रोथ को रोक भी सकते हो, इसलिए बढ़ाएगा। मैं कॉलम लेडी बर्ड एपिड्स को खाती, बताया था ब्लैक मार्किंग लाइक बीटल्स जो होता है लेडी बर्ड, वो किसको फीड करता है? एपिड्स को। माइकोराइजा ग्लोमस नाम के जीनस पाइनस वगैरह से ग्रो करते हैं। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस होता है। एक्चुअली फंजाई में 4 क्लास पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियो और ड्यूटरो। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस में ट्राइकोडर्मा पढ़ते हैं आप, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, यही है आपका ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अभी इससे क्या क्या निकालते हैं इम्यूनोसप्रेसिव कौन से क्या होता है वो बताते हैं आगे बढ़िए। बायोगैस आपका मिथेनोबैक्टीरियम, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, गट ऑफ ह्यूमन वगैरह में पाई जाती हैं, वो भी निकालती है बायोगैस। तो ये लेडी बर्ड आप लगा दो, पहले का सी, पहले का सी 2 ऑप्शन जा रहा है, दूसरे का डी, दूसरे का डी, तीसरे का बी ट्राइकोडर्मा, चौथे का ए, यानी योर आंसर विल बी बी। आगे बढ़ो। वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन नोटेटम। क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम से पहली बार डिस्कवरी हुई है। इट इज योर फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन वाज वर्किंग ऑन, किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? अभी बताया था, स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, पेट्रिडिस पे, और उस पे ग्रोथ हो गई थी पेनिसिलिन नोटेटम की, जो उसकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरे। देखो बताया था, हार्वर्ड, फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन फुल पोटेंशियल दिए थे, यानी इसके पूरा प्रोसेसिंग, पूरे बहुत सारे क्या क्या वर्क हो सकते हैं उसके बारे में बताया, फुल पोटेंशियल। और इनको 1945 में 1945 में अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इन तीनों का अवार्ड मिला था, लेकिन इसमें फुल पोटेंशियल पूछा इसलिए 2 लोग जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स दैट अमेरिकन सोल्जर, हाँ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाने लगा। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे? ग्रोथ को रिटायर करते थे। मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाउंड पे हीलिंग नहीं करने दे रहा है, बहुत सारे समस्या करा सकता है, वाउंड को हील नहीं करने दे रहा, तो उसके लिए भैया ये लोग ग्रोथ करेंगे तो उसकी ग्रोथ को रिटायर कर देंगे, तो उसमें सोल्जरों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए पेनिसिलिन का यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए। फेलिंग चेन एंड फ्लोरे वाज अवार्डेड, देखो तीनों को 1945 में अवार्ड मिला, भी लिखा है, देखो ये लिखा है 1945 में अवार्ड किया गया था, किसके लिए? पेनिसिलिन के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। स्टैटिन इज अ, स्टैटिन क्या है? स्टैटिन हाइपर लिपिडिक सब्सटेंस नहीं है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीफंगल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट इज स्टैटिन, इसे क्या कहते हैं? स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। एक्चुअली ये क्या करता है? इट कंपिटिटिव, इट्स सो कंपिटिटिव इनहिबिशन, या क्या करता है? कंपिटिटिव इनहिबिशन करता है, कंपिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, इनहिबिशन शो करता है, इट्स सो कंपिटिटिव इनहिबिशन बाय एंजाइम। किस एंजाइम से? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बनवा रहा होगा, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बनवा रहा होगा उससे कंपिटिटिव इनहिबिशन करेगा, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करेगा। भैया किसी को कोई चीज बना रहे हैं आप, उसको आप लोअर कर दें तो आप उसके लिए लोअरिंग एजेंट हो, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम के साथ कंपिटिटिव इनहिबिशन करके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोक देता है, इसीलिए कहते हैं इट्स सो कंपिटिटिव इनहिबिशन बाय एंजाइम फॉर्मिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो आप कोलेस्ट्रॉल को बनवाता है? तो याद रखना, कल रिवीजन में भी बताया था, हो सके तो याद कर देना, कोई जरूरी नहीं एंजाइम है नहीं। एचएमटी नाम की एक घड़ी आती थी, एचएमटी तो पूरी हिंदुस्तान मशीनरी टूल का नाम था, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते थे, घड़ी वगैरह फेमस थी। हिंदुस्तान मशीनरी टूल, उसे पढ़िए, टी हटा देना, जी लगा देना। एचएमजी को एंजाइम, एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज, कोएंजाइम रिडक्टेज नाम का एंजाइम रिस्पांसिबल होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बनवाने में, उसके साथ कंपिटिटिव इनहिबिशन शो करता है स्टैटिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक के साथ कौन नहीं ट्रीट किया जा सकता? प्लेग, वोकिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कह रहे कैन नॉट बी ट्रीटेड। बैक्टीरियल डिसीजेस जितनी हैं सारी ट्रीट की जा सकती हैं, यानी इसमें सब बैक्टीरियल लिखा हुआ है। एसेनिया पेस्टिस से होता है, वोकिंग कफ काली खांसी जिसे कहते हैं आप, डिप्थीरिया गलघोटू, सब बैक्टीरिया तुलना ना प्लीज लगेगा, सब यूज किया जा सकता है। माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, अगर उसमें वायरल कोई होता तो हो सकता ले लिया जाता। माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज, मतलब सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से निकलती है, बाकी आप सब याद रखेंगे। एस्टोबैक्टर एसिटाइन नाम बता रहा है, एसिटिक एसिड निकालोगे।
एसिटिक एसिड निकालोगे आप, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से आप निकालते हैं ब्यूटायरिक एसिड, क्या ब्यूटायरिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से आप निकालते हैं आपका यही एस्परजिलस नाइगर से आप निकालते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस नहीं, तो ये हो गया सिट्रिक एसिड पूछा है तो आंसर लगा दीजिए एस्परजिलस नाइगर। ब्यूटायरिकम से ब्यूटायरिक एसिड सब नाम से है लेकिन वो याद रखना। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। लाइपोसोम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन हेल्पिंग टू रिमूव ऑयल स्टेन फॉर लॉन्ड्री। सही कह रहा है भैया। आप जितने भी आपके दाग होते हैं कपड़ों में, बहुत ज्यादा दाग होते हैं आपके ऑयली स्टेन, यानी तेल ग्रीस इन सब चीजों के स्टेन आपके दाग लग जाते हैं, तो दिमाग लगाया इंडस्ट्री वालों ने कि भैया आप हम एंजाइम वो हम डिटर्जेंट बना रहे हैं, अब डिटर्जेंट में ऐसा क्या किया जाए, तो दिमाग लगाया गया लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज, ठीक। लाइपेज एज जहां लगता है वो एंजाइम होता है, तो लाइपेज बनवा लो, लाइपेज ही तोड़ देगा। तो लाइपेज को यूज किया जाने लगा आपके डिटर्जेंट इंडस्ट्री ने यूज किया डिटर्जेंट में, और किससे बनवाते हैं, माइक्रोब से ही बनवाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, सही बात है। लाइपेज डिटर्जेंट के लिए होता है, यानी ये दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। पूछो क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बिकॉज लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन हेल्प इन रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री, यानी इन द कंटेस्ट ऑफ दिस कि भैया हमें डिटर्जेंट बनाना है, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं लाइपेज एंजाइम बनवाने के लिए, तो ये बात सही है। बाकी माइक्रोब्स तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होंगे, नॉट ओनली फॉर लाइपेज। आगे बढ़िए। बॉटल जूस ब्रॉट फ्रॉम मार्केट। देखिए क्वेश्चन पहले से पढ़ने से पहले आपको समझ में आ जाने से पूछने वाला क्या है, इसीलिए मैं आधा पढ़ के रुक गया कि आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब आप 2 बोतल लीजिए जूस का, एक बोतल आप अपने घर में बनाइए जूस, और एक आप क्लेरिफाइड जूस बाहर मार्केट से लाइए, मार्केट का है, और ये आपका होम मेड है, होम मेड है, घर से बनाया आपने। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हेजीनेस दिखाई देगा, यानी बहुत सारे फाइबर्स वगैरह आपके फ्रूट के इसमें पड़े होंगे, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होंगे, और फाइबर्स पड़े होंगे दिखाई देंगे, यानी आर पार क्लियरली नहीं दिखाई देगा। जबकि आप मार्केट से जो लाए हैं वो जूस क्लियरली ट्रांसपेरेंट एंड नियर अबाउट ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पता है जो मार्केट वाले जूस होते हैं उनको फाइबर को गलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम यूज किए जाते हैं, क्लेरिफाइंग एजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम का नाम है प्रोटियोज एंड पेक्टिनेज। क्या? पेक्टिन को तोड़ने वाला पेक्टिनेजेस एंड प्रोटियोजेस। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटियोजेस नाम के एंजाइम होते हैं जो क्लेरिफाइंग एजेंट का काम करते हैं, यानी जो मार्केट क्लेरिफाइंग जूस जो आपको ट्रांसपेरेंट जूस देती है उसमें इसका यूज कर लेती है। वही कह रहा है बॉटल जूस ब्रॉट फ्रॉम मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दैट इज होममेड, ठीक है। बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। इसीलिए इसका असर्शन और रीजन दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज दीज आर यूज, मैंने बताया था असर्शन के नीचे बिकॉज लगा दो, या आप रीजन में इसलिए लगा दो देयरफॉर लगा दो, फिर असर्शन पढ़ लो। बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोड्यूस देयरफॉर बॉटल जूस ब्रॉट फ्रॉम मार्केट आर क्लियरर, इसलिए क्लियरर होते हैं। इसमें देखो रीजन में आपने इसलिए लगा के आपने असर्शन पढ़ लिया, और या तो असर्शन में रीजन लगा के पढ़ लो, अगर दोनों बातें साबित कर रहा है तो ए लगेगा, नहीं तो बी लगेगा। अगर सी गलत होता, ये गलत होता स्टेटमेंट तो सी लगता, और अगर दोनों गलत होते तो डी लगता। इट्स ऑल अबाउट योर असर्शन रीजन। आगे बढ़ो। इस सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बनवा लो भैया। क्या बनवाते हैं? इस सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से आप क्या बनवाते हैं? इथेनॉल बनवाते हैं। देखिए मिथेनॉल इसलिए यूज नहीं होता है आपके अल्कोहल में क्योंकि हाईली पॉइजनस होता है यार, ब्लाइंड वगैरह कराता है, डेथ वगैरह करा देता है, ठीक है। वैसा तो फॉलोइंग एंजाइम में क्लाड बस्टर, ठीक है, क्लाड बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकाला जाता है, जिसे क्लॉड बस्टर कहते हैं। क्लॉड बस्टर के साथ एक्चुअली ये क्या होता है? ये टीपीए होता है, टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। फंसा देगा कभी कभी, मान लो अगर टीपीए का यूज कर दिया तो तुम सोचते रहोगे टीपीए कौन है? अबे क्लॉड बस्टर की बात कर रहा है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एक्चुअली गिवन टू द पेशेंट दैट हैविंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी जिसे हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन आते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके दौरान इसे दिया जाता है, आप इनको दिया जाता है क्लॉट बस्टर, कि इनके जो ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हुआ है उसको तोड़ दिया जाए, यानी टिश्यू के प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होते हैं, यानी ऐसे टिश्यू से ये एक्टिवेट करा देंगे प्लाज्मिनोजेन को, प्लाज्मिनोजेन जाके इसको तोड़वा देंगे, यानी क्लॉट को तोड़ देंगे। क्लॉट बस्टर जिसे भैया एक ब्लड वेसल है, अब किसी कोई पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन गुजर रहा है तो वहां क्लॉट बन जाएंगे, अब ये जाएगा
तो ये इसको पूरा तोड़ देगा, यानी जब तोड़ देगा तो क्लियरली ब्लड जाएगा, तो क्लियरली ब्लड जाएगा तो भैया मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है, जिसे क्लॉट बस्टर कहते हैं, टीपीए भी कहते हैं, जो इस फंक्शन में किया जाता है। वही पूछ रहा है क्लॉट बस्टर, रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लिखा है लीडिंग टू हार्ट अटैक, तो ये आंसर जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे निकालते हो? स्ट्रेप्टोकोकस नाम के, नहीं लिखा, लिख लेना तुम, ठीक है। क्लॉट बस्टर, आगे बढ़ो। Who has the discovery of antibody help mankind of the field of medicine? Antibody have greatly improved the immunity. इम्यूनिटी कब से बढ़ाने लगी तुम्हारी? इम्यूनिटी कब से बढ़ाने लगी? एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ होती है सिर्फ ये कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसीज करा रहा है उसको मार दो या खत्म कर दो या रोक दो। बैक्टीरियोसाइडिल, बैक्टीरियोस्टैटिक, कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेगी, सॉरी, ठीक है। तो इम्यूनिटी के लिए नहीं, इम्यूनिटी के लिए नहीं। एंटीबॉडी हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस, बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को ना हो जाए उसके लिए ट्रीट करने के लिए किया जाता है, इसलिए आंसर सी जाएगा। साइक्लोस्पोरिन इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एज प्रूव्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे निकालते हैं भैया साइक्लोस्पोरिन? ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब आपको पता होगा किस क्लास ऑफ फंजाई से बिलोंग करता है, तो अभी बताया कि ये बिलोंग करते हैं आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज से, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज में 3 एग्जांपल पढ़ते हैं, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। वही है ट्राइकोडर्मा का एक जीनस पॉलीस्पोरम, जिससे आप साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनोसप्रेसिव का क्या मतलब होता है कि भैया जब आपके अंदर कोई ग्राफ्ट कराया गया, यानी ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है उसमें क्या हो गया, किडनी उसकी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, बाय द वे बहुत दारू पीता है, क्या कारण है वो तो अलग रीजन है, दैट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अलग कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर बाय द वे उसके इस केस में आपने अगर ट्रांसप्लांट कराया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू मैचिंग कराने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, आपको तो पता है आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी को इतना पावर होता है कि वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को पहचान सकती है और उस पर अटैक कर देगी। अटैक कर देगी तो जान भी जाएगा, लाखों करोड़ों की किडनी लगवाए वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स की, भैया ऐसा करो कि इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दो, घटा दो, ताकि वो उसको अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए इम्यून सप्रेसिव एजेंट यानी ये दिया जाता है आपका साइक्लोस्पोरिन ए, जिसे निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। एक एक चीज ऐसे याद रखो ना यार, मक्खन रहे, कुछ भी फंसे ना। स्टैटिन 7 डोज भाई बताया था, स्टैटिन निकाला जाता है मोनास्कस परप्यूरियस से। किससे? मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्या है ये? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम से कंपिटिटिव इनिशिएशन कराएगी। कौन था कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? वो एंजाइम बनाने वाला कौन था? एचएमजी। एचएमजी को एंजाइम ये सिंथेज, कैसे याद करोगे? एचएमटी से याद रखना। आगे बढ़ो। Which of the following chemical substances act by the competitively inhibiting the enzyme responsible for cholesterol? कौन करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिंग एंजाइम? यही स्टैटिन आपका यार, अभी तो पता है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग द एंजाइम, यानी एंजाइम का नाम क्या है? तो नाम चीख चीख के बताया गया है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज, ये बनाता है एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इसी के साथ ये कर देता है बेचारा कंपिटिटिव इनहिबिशन। कहता है भैया हम तुम्हारे साथ कंपिटिटिव करेंगे और तुमको बनने नहीं देंगे, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रोक देता है एक्चुअली। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ बैक्टीरिया। भैया माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एनीथिंग, वायरस भी हो सकता है, लेकिन लिखा है प्लांट वायरस, वायराइड भी हो सकते हैं, प्रियॉन्स भी हो सकते हैं, दैट आर प्रोटीनेसिस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। माइक्रोब्स ये प्रियॉन के बारे में लिख दिए कि पढ़े हो तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनली फंगाई ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। फिर फंसा दिया तुमको, तो यहां तक लगेगा सब सही है। माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंजाई में कॉलोनी बनती है न्यूट्रिटिव मीडियम में, जिसे हम बेयर आई, नेकेड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, भैया देख सकते हो। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट द पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क लैक्टोज। मिल्क शुगर नहीं भैया, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल क्लियर कट रहेगा। मिल्क प्रोटीन दैट इज कैसीन, कैसीन का पार्शियल डाइजेशन करता है आपका यही लैब। तो ये भी गलत, ये भी गलत। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज टू इनोकुलम, स्टार्टर की तरह यूज करते हैं, जिसमें मिलियन ऑफ लैब होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एकदम सही है। अगर यहाँ पे कर्ड टू मिल्क होकर दिए गए होते कि भैया हम इसका यूज करते हैं कर्ड को मिल्क बनवा लेने में, ऐसा कहाँ है? कर्ड से मिल्क कब बनने लगा? मिल्क से कर्ड बनने लगा, यही सही है। अगर फंसा देता तो फंस जाते, नहीं किया।
लैब आल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B2। B12 होता है, फसाने की कोशिश, ये भी गलत है। इन आर स्टमक टू द लैब प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया लैब दो काम करता है, आपका B12 तो बढ़ाया प्लस चेक करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी है आपके, जो आपके लिए बेनिफिशियल होने, मार देना है सबको, चेक करता है यानी। तो ये सही है। कौन सा गलत हुआ? विटामिन B2, ये भी गलत है। तो आप देख लिए सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ गलत है आपके। पूछे क्या है? करेक्ट। तो टोटल कितने स्टेटमेंट है? 6 में 3 सही है, 6 में सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ गलत है। 3 सही 3 गलत, तो कुछ भी पूछता करेक्ट में 3 ही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। अब तुमको सब पढ़ा दिए, कौन है स्टैटिन, कौन है साइक्लोस्पोरिन है, और कौन सा है आपका क्लॉडबस्टर, सब बता दिए। तो पढ़ लो। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एप्लीकेशन क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं आप, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आप निकालते हैं साइक्लोस्पोरिन। कहाँ लिखा? अच्छा ये प्रोडक्ट लिख दिया। साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है, एकदम सही है। मोनस्कस परफ्यूरियस से आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट से स्टैटिन निकालते हैं, जो इसके एंजाइम से इनहिबिट करके इसको कम बनने देगा, यानी लोअरिंग एजेंट का काम करेगा। इसे आप मोनस्कस परफ्यूरियस, ये भी सही लिखा है। माइक्रोब स्ट्रेप्टोकोकस रिमूव द क्लॉट ब्लड वेसल। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस से निकाले जाते हैं, जो क्लॉट को निकलवाते हैं, यानी टीपीए टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर को एक्टिवेट करके क्लॉट बस्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट यानी हार्ट अटैक वाले पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसके ब्लड वेसल की क्लॉट को हटाया जा सके। ये भी सही लिखा है। करेक्ट। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम रिमूवल ऑयल स्टेन। ऑयल स्टेन के लिए आप बताया था अभी लाइपेज नाम का एंजाइम यूज किया जा रहा है, और ना कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और यहाँ पे देखिए लाइपेज सही लिखा है, लाइपेज यूज होता है रिमूवल ऑयल स्टेन, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से नहीं निकाला जाता। एक्चुअली क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से निकाला जाता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड निकाला जाता है, और जो कि ये सारा सर गलत कह रहे हैं, और आपका टेबल रॉन्गली पूछा है, यानी आंसर जाएगा डी। कह रहा है सेकंड सिट्रिक एसिड बताया था एस्परजिलस नाइगर से निकालते हैं, बिल्कुल याद रखना, सिट्रिक एसिड में ही भूलने के चांस रहते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ड्यूट्रोमाइसिस मेंबर। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। मोनस्कस परफ्यूरियस, परफ्यूरियस। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, ब्यूटायरिकम, ठीक है। डी का सेकंड, डी का सेकंड, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट, बी में फर्स्ट आया, ए में थर्ड आया, डी आंसर। मेजर कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज, मेजर कंपोनेंट बताया था कि बहुत सारे आपके घरों, आपके हॉस्पिटल, स्कूलों से जो कचरा निकलता है उसे म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, और म्युनिसिपल वेस्ट में बहुत सारे कूड़ा कबाड़ कचरा सब होंगे, लेकिन मेजर कंपोनेंट आपका होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। बाकी सारे एलिमेंट पढ़ लीजिए, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड इतने ज़्यादा नहीं होते। आपका पूछा है कि मेजर कंपोनेंट, इसलिए ह्यूमन एक्सक्रीटा लगाएंगे आंसर। और इसी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप पढ़ते हैं। द डब इज यूज्ड मेकिंग द फूड सच एज डोसा एंड इडली इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, व्हिच इज मेकिंग डोसा इडली, बैक्टीरिया यूज किया जाता है। पब्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डब नहीं भैया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज करते हैं। द पब्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ डब डोसा एंड इडली इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO गैस बाय यूजिंग द ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नहीं यार, CO गैस नहीं, CO2 गैस निकलती है बच्चा, CO2 गैस निकलती है, ये गलत। डब इज यूज्ड मेकिंग द ब्रेड फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ये यूज किया जाता है। डॉडी ट्रेडिशनल साउथ ड्रिंक है। फर्मेंटिंग द पल्प ऑफ मैंगो नहीं भैया, पल्प ऑफ मैंगो नहीं, सैप ऑफ पाम ट्री, सैप ऑफ पाम ट्री, इसलिए ये गलत हुआ, सैप ऑफ पाम ट्री, तो ये गलत हुआ। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंटिंग फिश, सोयाबीन, बम्बू शूट्स टू मेक फूड, एकदम सही है। लार्ज होल स्विस चीज ड्यू टू द प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस, फिर CO लिख दिए, गलत हो गया। द रॉक फोर्टाई चीज राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऑन देम, कौन सी रॉक फोर्टाई चीज को लिए कौन सी होती है? पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई जो फंजाई है, आगे पढ़ो। विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, अबे स्पेसिफिक बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पकड़े,
बताया था, बार बार बता रहा हूँ, यही फंसोगे। रॉक फोर्टाइल चीज जो बनाई जाती है वो आपके फंजाई से बनाई जाती है, ना कि बैक्टीरिया से। तो ये भी गलत हो गया। कितने ही गलत हो गए? एक CO गैस यहाँ लिखा है, ये भी गलत है। सेकंड, फोर्थ एंड 6 एंड 7 ये भी गलत है। 1 2 3 4 गलत है। डफ इज मेकिंग डोस फूड एंड डोसा इडली में बैक्टीरिया यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, यूज किया जा सकता है, लेकिन तो ये वाला आपका 4 गलत है, तो आंसर सी जाएगा। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट। Different variety of cheese are known by the characteristic texture, flavor and taste, while especially among the microbes. Cheese are manufactured by the different type of microbacteria and fungi. बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके टेक्सचर, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका फ्लेवर, टेस्ट, ये सब बता देंगे कि चीज कौन सी। भाई आप दो पढ़े ना, रॉक फोर्टाइल चीज और आपका स्विस चीज, ठीक है। और उसके अलावा जो आप यूज करते हैं पनीर, जो आप खाते हैं, वो होती कॉटेज चीज। क्या? कॉटेज चीज, जिसको आप डायरेक्टली बना लेते हैं मिल्क से, वो कॉटेज चीज होती है एक्चुअली। और ये दोनों अलग चीज है, और ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स की वजह से ही अलग अलग टेक्सचर आते हैं, इसलिए असर्शन भी सही है। रीजन इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि भैया अलग अलग टेस्ट इन्हीं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मिल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्रा मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। सही है। विदाउट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन्ड, एकदम सही। कह रहे हैं कि डिफरेंट ड्रा मटेरियल यूज किए जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए, सही बात है। विद और विदाउट, विथ डिस्टिलेशन यानी बाई डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है वाइन एंड बियर, और विथ डिस्टिलेशन ब्रांडी विस्की रम बनाई जाती है, जो डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसे आप निकालते हैं। तो पहला तो सही, दूसरा गलत है। नहीं, दोनों सही है भाई, दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में लिखते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक को बनाते, तो समझते कि रीजन एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन दोनों बातें सही है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी आंसर जाएगा। साइक्लोस्पोरिन यूज्ड फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन टर्मिनल, सही है। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया साइक्लोस्पोरिन ए मोनस्कस परप्यूरियस, किसमें से निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है, डिट्रोमाइसीटीज का मेंबर है, इसलिए ए सही है, रीजन गलत है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इनहिबिट एंजाइम रिस्पांस फॉर, एकदम सही बात। इसीलिए बार बार बताया गया कि स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के साथ क्या करता है? कंपटीटिव इनहिबिशन करता है, उसको बनने नहीं देता, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों नहीं बनने दे रहे हैं भैया, क्योंकि हम इनहिबिशन कर रहे हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरीडे इन सिटीज एंड टाउन, दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज कहते हैं। भैया आपके स्कूलों, घरों, नालियों से जो निकलता है गंदा नाला पानी, उसे आप म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, जिसे सीवेज कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द बोथ हेटेरोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट बाय 3 स्टेजेस, गलत, सब गलत। करंट ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर डन बाय द बोथ ऑटो नहीं, स्पेशली हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक नहीं बच्चा, केवल हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स यूज होते हैं आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और दूसरा कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट 3 स्टेप में नहीं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भाई सीवेज को आप वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं 2 स्टेप कराने के बाद, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देख लीजिए यहीं पे 2 प्रकार के जो 2 स्टेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें कराते हैं आप प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? 2 स्टेप होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, क्या? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा है आपका सेडिमेंटेशन, क्या है? सेडिमेंटेशन। यानी सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के एक्चुअली क्या होता है, इसमें जैसे पानी यहाँ से निकल रहा है तो बहुत सारे ऐसे छन्नी लगे होते हैं, स्मॉल पोर के स्ट्रक्चर होते हैं इसे, तो इसमें गंदा कपड़ा, पार्ले जी का पैकेट, कुछ भी निकल गया है आपका, ठीक है, पन्नी, बहुत सारी चीजें आके यहीं पे फंस जाती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ फंस जाते हैं, और फिर ये पानी को निकाल लिया जाता है, यानी ये सुपरनेटेड इफ्लुएंट को ला लिया जाता है, यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। स्टोर करते हैं तो स्मॉल डेब्रिस, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे बहुत सारी छोटी चीजें इसमें आके आ जाती हैं, यानी यहाँ पे आके स्टोर हो जाती हैं, और जो सुपरनेटेंट होता है, पानी बच जाता है। जैसे आप देखते हो यार घरों में, आप मिट्टी लेना और पानी लेना, गिलास में मिक्स करना, रख देना, 3-4 घंटे बाद आके देखना मिट्टी या नीचे तलहटी भी होगी और पानी नॉर्मली थोड़ा साफ दिखेगा। तो इसी तरह क्या होता है कि स्मॉल डेब्रिस यहाँ पे बैठ जाते हैं, जैसे इसका सेडिमेंटेशन के दौरान बैठ जाते हैं, और आपका सुपरनेटेड इफ्लुएंट आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 2 ट्रीटमेंट होता है आपका प्राइमरी में, सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट होता है, यानी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है,
और दूसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन, यानी यहाँ पे तलहटी पे बैठा लिया जाता है। ये पूरा प्राइमरी प्रोसेस है, और प्राइमरी पूरा फिजिकली प्रोसेस में कोई बायोलॉजी एजेंट यानी कोई माइक्रोब से नहीं यूज हुआ, इसलिए ये कहते हैं प्योरली फिजिकल प्रोसेस है। और फिर सेकेंडरी, यहाँ पे दो बड़ा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आप सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और उसके कहानी आगे देखते हैं, स्लज डाइजेस्टर वगैरह, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, या प्राइमरी पढ़ लिया, अभी पढ़ाते हैं उसको भी, आगे पढ़ो। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बताया था। प्राइमरी में क्या करता है, फिजिकली रिमूवल ऑफ पार्टिकल, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल आर रिमूवल ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ऑल ऑफ देम। फिजिकल रिमूवल, लार्ज रिमूवल, स्मॉल पार्टिकल आर रिमूवल, इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सब यूज होता है। पार्टिकल को रिमूव करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल रिमूवल, ऑल ऑफ दिस। फ्लोटिंग डेब्रीज फ्रॉम सीवेज रिमूव्ड बाय, देखा बताया था फ्लोटिंग डेब्रीज, कुछ जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद, जैसे यहाँ पे ये छन्नी लगी हुई है, अब इसके बावजूद भी बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पैकेट तो रुक जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आ जाती हैं, स्मॉल डेब्रीज, यही लिखा था, यही बताया था कि सीवेज में स्मॉल डेब्रीज चली आती हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज, ये लिखा है, जिसे सेडिमेंटेशन के तहत आप बैठा रहे, सेडिमेंटेशन, तो आंसर जाएगा सेडिमेंटेशन। द ग्रिट, सॉइल एंड सॉइल रिमूवल प्रोसेस बाय सीवेज ट्रीटमेंट आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन स्टेप, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के तहत निकालते हैं आप। अच्छा, इसमें पूछ दिया था कि फ्लोटिंग डेब्रीज तैरते हुए, तो ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से आप निकाल लो बच्चा, डेब्रीज पढ़ा था उसलिए सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट से आप बताया था कि अभी ये सारे इन सब चीजें से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे बड़े बड़े चीजों को, यानी सीक्वेंशियल फ्लोटिंग जो तैर रहे हैं उनको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से निकाल, लेकिन स्मॉल पेबल और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को आप सेडिमेंटेशन से करते हो। तो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन देखा था, साइड पकड़ के, ठीक है, तो ये होगा सेडिमेंटेशन, ठीक है। ऑल सॉलिड इन द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट आर सेटल फ्रॉम द, सेटल कर जाते हैं, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड सुपरनेटेड फॉर्म प्राइमरी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट बना देता है। ऑल सॉलिड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज से क्या होते हैं, बहुत सारे बैठ जाते हैं, और उसको पानी को क्या कहते हैं, इफ्लुएंट कहते हैं। फॉर्म द प्राइमरी सेटलिंग टैंक दैट इज टेकन फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट को उठाते हो भैया। अब देख लो यहीं पे सब, देखो आप पढ़ा, इधर पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि कैसे ट्रीटमेंट कराते हैं, एसटीपी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, दो स्टेप में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट दो पढ़ा था आपने, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और यहाँ पे सेडिमेंटेशन, इतना आपने करा लिया। तब सेकेंडरी में क्या पढ़ते हैं आप, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, यहाँ ऊपर से लिखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे आप, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एक्चुअली दौरान यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ पे दो टैंक आप देखेंगे, ये सेटलिंग टैंक है और यहाँ पे भी एक टैंक बना है, ये एक्चुअली एरिएशन टैंक है, क्या है, एरिएशन टैंक है, और ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, दो टैंक बने हुए। अब आपने क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया था, उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दो प्रोसेस था, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान जो डेब्रीज थी वो बैठ गई थी और पानी आपका ऊपर बैठ गया था, मतलब सुपरनेटेड, जिसे इफ्लुएंट कहते हैं। उसी इफ्लुएंट को आप लाइए, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपका इफ्लुएंट मिला, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपको क्या मिला, इफ्लुएंट मिला, प्राइमरी इफ्लुएंट मिला, प्राइमरी ट्रीटमेंट से प्राइमरी इफ्लुएंट मिला। अब इसको आप क्या करिए, एरिएशन टैंक में भेज दीजिए, यानी आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। एरिएशन टैंक में क्या होगा, इसमें इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसमें बहुत सारे, दूसरे कलर पेन से बनाते हैं, इसमें लगा होता है, कौन सा दिख रहा है, यहां पे लगा होगा आपका, नहीं दिखेगा, यहां पे लगा होता है आपका एयर सप्लाई पंप, एयर पंप लगा होगा, यहाँ पे एयर पंप लगा होगा, यहां से एयर आ रही होगी, यहाँ इन्वायरमेंट से एयर मिल रही होगी, तो ये क्या करेगा, एयर की सप्लाई को इसमें कंटिन्यूअसली मिक्स करता जाएगा। और यहीं पे एक लगा रहता है आपका ऐसे नचाने वाला मैकेनिकली ब्लेड लगा रहता है, जो इसे एजिटेट करेगा, घुमाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब मट्ठा बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, तो उसमें चर्निंग मूवमेंट दिया जाता है, चर्निंग किया जाता है, कंप्लीटली मिक्स किया जाता है, यानी ये इसे चर्निंग मूवमेंट देगा। ये आपका मोटर क्या करेगा, चर्निंग मूवमेंट देगा, ताकि इसमें कंप्लीटली पानी में
एयर का मिक्सअप हो सके और बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ कराया जा सके, इसलिए इसका नाम पड़ता है एरिएशन टैंक, यानी प्रॉपर एयर दिए जा रहे हैं एरिएशन टैंक, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। माइक्रोब्स क्या करेंगे, जनरल जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको खत्म करेंगे, यानी उनकी बीओडी को कम करेंगे। हमें एक काम करना है, पानी को शुद्ध करना है तो बीओडी कम करना है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बीओडी जितना गंदा पानी उतना बीओडी हाई होता है, ठीक, ये बात हम मोटी मोटी जानते हैं। अब आपका बीओडी कम कराना है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, यानी शुद्ध कर रहे हैं पानी को। अब क्या करते हैं, जब इसमें ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो इसी आपका ये प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ डाले, अब इस इफ्लुएंट को उठा के इसमें डाल देते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट मिलके एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इज एक्चुअली मेश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगल फिलामेंट एंड बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स वगैरह इसमें बन जाएंगे और बहुत पूरा कंजप्शन किया जाएगा, यानी बहुत हद तक पानी को शुद्ध करा लिया गया है, यानी सेकेंडरी इफ्लुएंट को, यानी यहाँ से जो पानी सुपरनेटेंट बचा है इसे आप कहते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी एफ्लुएंट। अब ये सेकेंडरी एफ्लुएंट बच गया ठीक ठाक। अब इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को क्या करते हैं हम लोग, अब इसको दो जगह भेजा जा सकता है। सेकेंडरी एफ्लुएंट का मेजर कंपोनेंट, देखो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ बना रहे हैं, इसका मेजर कंपोनेंट सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक था। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दो। कहां, रेड पेन दिखेगा क्या, एनारोबिक एंड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर यहां भेज देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एक्चुअली क्या करता है, इसको बायोगैस बनाने में यूज कर लिए जाते हैं। बायोगैस, मीथेन मोजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, मीथेन के साथ CO2 भी होता है, H2 भी होता है और थोड़ा बहुत H2S भी होता है, ठीक है। बायोगैस यहां से एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिए, मेजर कंपोनेंट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बायोगैस बनवाने के लिए भेज दिए, और स्मॉल इसका सम पार्ट, कुछ हिस्सा, सम पार्ट आप डाल देते हैं एज इनोकुलम इन एरिएशन टैंक दैट इज प्राइमरी टैंक, यहाँ पे भेज देते हैं, कुछ पार्ट यहाँ पे भेज देते हैं ताकि ग्रोथ और तेजी। इनोकुलम जानते हो क्या होता है भाई, इनिशिएटर है, स्टार्टर है, बैक्टीरिया को ग्रोथ और तेजी करा देगा, तो यहाँ पे भेज देते हैं। यानी मेजर पार्ट जो होता है वो सेकेंडरी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर भेज दिया और रिमेनिंग पोर्शन भेज देते हैं एरिएशन टैंक में एज इनोकुलम। ये मोटी मोटी कहानी आपने देख ली। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स यूज हुए हैं इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक। या आप सेकेंडरी इफ्लुएंट जो यहाँ पे आपको मिला, ये वाला माल मिल गया, यानी बहुत हद तक सही हो गया है। यानी अकॉर्डिंग टू CPCB, क्या, कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB कहता है कि अगर किसी भी पानी का लेस देन 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन अगर हो चुका है बीओडी, तो दैट इज क्लियर, साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो रिलीज कर सकते हैं नियर बाई वाटर बॉडीज में, रिलीज कर सकते हैं नियर बाई वाटर बॉडीज में, या आप इसको फिर से सेकेंडरी यानी टर्सरी ट्रीटमेंट देंगे। ये आपके इनसाइड्स बाहर है भैया, वो कह रहे हैं भैया आपने सीवेज को शुद्ध करा लिया सेकेंडरी के बाद, आप कुछ नहीं, अब इसको रिलीज कर दो, जो भी वाटर बॉडी उसमें छोड़ दो, अब उतना हार्मफुल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं होता बीओडी, ठीक है, कम हो जाता है, बिल्कुल याद रखना। आप क्या करते हैं, अगर इसको यूजेबल पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बनाना है तो इसको टर्सरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी सेकेंडरी एफ्लुएंट में टर्सरी ट्रीटमेंट कर दो, तो ये पोर्टेबल वाटर मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। टर्सरी ट्रीटमेंट अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन कराया जाता है, एलम से कराया जाता है, और आपका RO रिवर्स ऑस्मोसिस से कराया जाता है, और बहुत सारे फिल्ट्रेशन वगैरह होते हैं। ये सब क्या होता है, टर्सरी पोर्टेबल वाटर में सेकेंडरी फ्लूइड को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे पीने का पानी। यही सही कहानी है। 1 सेकंड के अंदर फिर से लपेटते हैं, ठीक है, ध्यान देना। माइंड मैप कैसे बनाओगे भैया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में 2 चीज पढ़ना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर 2 प्रोसेस है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जो बड़े बड़े माल को छन्नी से ही रोक लिया जाएगा, फिर कुछ माल बच जाएगा स्मॉल डेब्रीज, और वो उसका हम सेडिमेंटेशन करा दें, यानी 2 प्रोसेस है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये खत्म हो गया, यानी प्योरली फिजिकल, इसलिए कहते हैं इसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, इसमें कोई बायोलॉजी नहीं यूज हुई, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट 2 चीज कहानी देखते हैं, आप एरिएशन टैंक की कहानी देखते हैं और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की। एरिएशन टैंक में यानी जो इफ्लुएंट यहाँ से प्राइमरी से सेडिमेंटेशन के बाद उठाया उसको डालो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि एयर की सप्लाई एरिएशन पंप है और इसको एजिटेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एरिएशन टैंक में बहुत सारे माइक्रोन ग्रोथ होगा जो इसको कंज्यूम करेंगे, बीओडी को कम करेंगे। अब क्या हुआ, फिर भी तसल्ली नहीं हो तो एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रोथ करा लो, साथ में से आप इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भेज के ये दोनों काम करवा लो, यानी बहुत सारे फंजाई और इसका मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। बहुत हद तक साफ हो गया, यानी सेकेंडरी फ्लूइड साफ हो गया आपका।
अब क्या करो, इसको बहुत सारे मेजर पोर्शन को इसको उठा को एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दो, यानी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, बायोगैस बनवानी है। और कुछ पार्ट इसको इनोकुलम की तरह कर दो, यानी एरिएशन टैंक में और तेजी से ग्रोथ हो सके और बायोडी हो सके। इतना पढ़ दिए, एनसीईआरटी में खत्म, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तसल्ली नहीं कर रहा, तो सेकेंडरी इफ्लुएंट को उठाओ और टर्शियरी ट्रीटमेंट दो। कैसे दोगे? अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन दोगे, एलएम से करोगे, प्लस आपका आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस और बहुत सारे फिल्ट्रेशन करा के आप पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर दो। इट्स ऑल अबाउट योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब कोई भी क्वेश्चन आए तुम धुआं कर दोगे। आगे बढ़ो। प्राइमरी इफ्लुएंट पास थ्रू लार्ज एरिएशन टैंक, बताया था लार्ज एरिएशन टैंक में भेजा जाता है, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैनुअली। आप बताया था ब्लेड लगी हुई है, मिक्स करेगी, कांस्टेंट एजिटेशन मैकेनिकली, एयर इज पम्प्ड आउट। अब मैनुअली नहीं करते ना, मशीन करती है और पम्प्ड इनटू इट, यानी एयर पंप लगा होता है और ये एजिटेटर लगा रहता है, ये तो बी एन सी। अब सब उड़ जाएगा। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स मास लाइक स्ट्रक्चर, मेस लाइक स्ट्रक्चर है। मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक दोनों नहीं, एनारोबिक नहीं एरोबिक, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग माइक्रोब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, कौन घटा देते हैं भैया? आपके बैक्टीरिया और फंजाई फ्लॉक्स बना के ये घटा देते हैं आपके बीओडी को। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बीओडी। बीओडी होता है कि 1 लीटर पानी में, जैसे ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में कितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बैक्टीरिया जब खत्म करता है, यानी यूज करता है, कंजप्शन करता है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन लिया है उसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डेफिनेशन मोटी मोटी ऐसे लिखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया टू कंज्यूम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल द कंपोनेंट, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर इज कॉल्ड बीओडी। बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, जितना बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन। बीओडी रिफर टू, वही क्वेश्चन आ गया यार। बीओडी इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट दैट टू बी कंज्यूम्ड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, 100 ml नहीं 1 लीटर, ऑर्गेनिक 1 ml नहीं यार, अमाउंट ऑफ वाटर दैट टू बी कंज्यूम्ड ऑल द इन 1 लीटर ऑफ द वाटर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। भी बता 1 लीटर पानी में, इसमें 1 लीटर लिखा लेकिन कार्बन का यूज करना है, नहीं ऑक्सीजन यूज होता है। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल, बीओडी बताया था कभी जीरो नहीं होगी, नील नहीं होगी, कम होगी, ठीक है, रिड्यूस होगी। बीओडी इज इनहेंस, बढ़ाना है तो बीओडी काहे कराओगे? एसटीपी, बीओडी रिड्यूस की जाती है, बीओडी जीरो नहीं हो सकती। रीच टू मैक्सिमम कराने का क्या फायदा? बीओडी जितना ज्यादा उतना ज्यादा पॉल्यूशन यानी रिड्यूस हो जाएगी। बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ टेक ऑक्सीजन बाय में सैंपल ऑफ वाटर, रेट ऑफ अपटेक ऑफ कार्बन, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन कितना लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया ने, उसी को कहते हैं आप बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्या कहता है? सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली नहीं छोड़ा जा सकता भाई, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और यानी पूरी एनवायरनमेंट को क्या करें, पॉल्यूटिंग बना देंगे। तो बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट नॉन पॉल्यूटिंग, मेक इट नॉन पॉल्यूटिंग, पूरी तरह से नॉन पॉल्यूटिंग नहीं बनाया जा सकता भैया, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन रहेगा। नॉन पॉल्यूटिंग का मतलब है प्योर कर देना, और प्योर कराया नहीं जा सकता, यानी उसको बहुत हद तक कम किया जाएगा, लेकिन नॉन पॉल्यूटिंग नहीं कर सकते आप। यानी अगर नॉन पॉल्यूटिंग कह रहे हैं तो यानी आप कह रहे हैं ड्रिंकेबल वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर टर्सरी ट्रीटमेंट की बात किया जाता है, इसलिए असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है, इसलिए सी आंसर जाएगा। पूरा कंप्लीटली जीरो नहीं होती बीओडी ना, और नॉन पॉल्यूटिंग भाई पॉल्यूशन को घटाना है लेकिन नॉन पॉल्यूटिंग नहीं होता, ये चीज याद रखना, इसलिए सी आंसर होगा। बीओडी इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, बीओडी क्या है? मेजर है ऑर्गेनिक मैटर का रिवर में। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, कह रहा है बीओडी मेजर है ऑर्गेनिक मैटर का जो पानी में प्रेजेंट है, ठीक है। बीओडी ग्रेटर है लेस पॉल्यूशन है, बीओडी जितना ग्रेटर है उतना ज्यादा वेस्ट है वाटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉल्यूटिंग, तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन बताया था अभी, तो असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। एक्टिवेटेड स्लज इज, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है बताया था, उसी को जब यहाँ पे पढ़ाया था, एक आपका एरिएशन टैंक और ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक था। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो ये फ्लॉक्स वगैरह बन गए, इसी को आप कहते थे एक्टिवेटेड स्लज, जो ये स्लज इफ्लुएंट बना इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। और एक्टिवेटेड स्लज का मोस्ट ऑफ द पार्ट जब मेजर हिस्सा भेज दिया जाता है आपके बायोगैस बनवाने के लिए और कुछ भेज दिया जाता है इनोकुलम के रूप में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज इज सेडिमेंटेशन बैक्टीरिया फ्लॉक्स ओनली, फंगल ओनली नहीं, सेडिमेंटेशन बैक्टीरिया फंगल एंड फ्लॉक्स दोनों फ्लॉक्स होते हैं, यानी मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया और फंगल दोनों को मिला। स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज फाउंड बैक इनटू द एरिएशन टैंक, जिसे कहते हैं आप क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोकुलम।
इनोकुलम कहाँ भेजेंगे आप? 2 पंप थे, एरिएशन टैंक और आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है और मेजर पार्ट भेज दिया जाता है आपके सेकेंडरी सेल डाइजेस्टर के बाद आपके एनरोबिक सेल डाइजेस्टर, जहाँ पे आप बायोगैस बनवाएंगे। स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिव स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज पम्प्ड बैक लार्ज टैंक में। मेजर पार्ट कहाँ भेजे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, भी बार बार बताया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। Process of STP sludge digesters are bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. Bacteria which grow aerobically, both aerobically and anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. Bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. Process of sludge digester. Sludge digester क्या होते हैं बच्चा? जो एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं फंजाई को, ठीक है। पहले वाले में एरोबिक दोनों था और उसमें दूसरे में एरोबिक एनारोबिक था। Bacteria which grow both aerobically and anaerobically by the bacteria fungi in the sludge, which grow bacteria and fungi anaerobically. Sludge digester की बात चल रही ना पीछे वाले की। During the digestion, bacteria produce maximum gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide। सही है। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? आपका CH4 मीथेन होता है मेजर पोर्शन, फिर थोड़ा बहुत होता है CO2 और फिर उसके साथ H2 हाइड्रोजन गैस और H2S भी होता है थोड़ा थोड़ा। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, सही है। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता। इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जनरली रिलीज्ड इनटू द, इफ्लुएंट जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद है वो जनरली आपके नेचुरल वाटर बॉडीज यानी नियर बाई वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है ट्रीटमेंट कराने के बाद। मिथाइनोबैक्टीरिया कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं? मिथाइनोबैक्टीरिया एक्चुअली एनारोबिक स्लज डाइजेशन ट्रीटमेंट ओनली नहीं, रूमेन, आप रूमेन में भी पाए जाते हैं। स्टमक कैटल की जो चुगाली करने वाले रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनके इस पार्ट में स्टमक के 3 पार्ट रूमेन, ओमेसम, अबोमेसम, ये पार्ट पहले पढ़ाए जाते थे, वहाँ पाए जाते हैं, तो रूमेन में पाए जाते हैं, सही है। एनारोबिक एरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट में भी पाए जाते हैं आपके मिथाइनोबैक्टीरियम, यानी बोथ ए एंड बी, इसमें नहीं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओनली अगर स्टेटमेंट एक लेना होता है या दोनों लेना है तो आपको बोथ ए एंड बी लगाना है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी यूज होते हैं और आपके रूमेन में भी मिथाइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस मोर देन सेंचुरी नाउ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस मोर देन सेंचुरी, बहुत समय से यूज किया जा रहा है आपका ये माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विश्व में। कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब सिविलाइजेशन में बढ़ते बढ़ते शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे घर और बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो बनता गया, लेकिन कह रहे हैं टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। आपका टिल डेट अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं जो मैन मेड हो और इसको करे, तो दोनों बातें सही है भैया, बहुत ज़्यादा बढ़े विश्व में और अभी तक मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं, इसी के थ्रू किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिक्वेंशियली जो दिखाया है प्राइमरी सेकेंडरी। ड्यू टू अर्बनाइजेशन सीवेज बीम, देखो यही बात लिखा है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन बहुत शहरीकरण हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। विद इन द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट हैज इंक्रीज, नहीं एक्चुअली क्या स्टेटमेंट क्या एनसीईआरटी लिखती है कि ऐसा हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ तो बहुत सारे प्रोड्यूस हुए लार्ज क्वांटिटी में, जो शहरीकरण में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जितना भी शहरीकरण हो उतना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा भाई, उतना बढ़ेगा सीवेज। तो कहते हैं कि टाइम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ वैसे वैसे इनकी संख्या नहीं बढ़ी, यानी इनकी संख्या नहीं बढ़ी, यानी वो घटा ना, इंक्रीज कराते संख्या बढ़ाते तो घटता, यानी कांस्टेंट रहा, ये बढ़ता गया, ये कांस्टेंट रहा, यानी ये कम ही तो हुआ एक तरह से, तो इसलिए ये इंक्रीज नहीं हुआ, रिड्यूस हुआ। अब एक्चुअली जितने थे उतने कम नहीं कर दिए गए लेकिन बढ़ाए नहीं गए, तो एक्चुअली रिड्यूस हुए, तो असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ये आंसर। अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिलेवेंट लीडिंग टू, क्या कह रहे हैं अगर हम अनट्रीटेड ही डाल देंगे तो क्या करें, पॉल्यूशन कर देंगे वाटर बॉडी में, इंक्रीज वाटर बॉर्न डिसीज, बैक्टीरिया डिसीज ओनली, पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज ओनली, इंक्रीजिंग वाटर बॉर्न डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज ओनली, बोथ हैं भी भैया। पॉल्यूशन करेंगे वाटर बॉडी में, साथ साथ करेंगे वाटर बॉर्न डिसीजेस को कराएंगे, तो डी आंसर जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, अभी बताया था गैप एंड गैप बनाया था इसने, क्या गैप, गंगा एक्शन प्लान एंड वैप यमुना एक्शन प्लान किया गया था, इनकी गंगा मैया, गंगा स्वच्छ अभियान पढ़ा होगा आपने कई बार, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने शुरू किया था इसे। माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस
end product during the growth of anabolism, metabolism. Type of gas produced depend on the organic substrate only they utilize. Not only substrate पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बात सही लिखी है कि कौन सा गैसियस प्रोडक्ट बनता है. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. केवल सबस्ट्रेट पे नहीं डिपेंड करता यार, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे जिस पे डिपेंड करेगा. तो असर्शन तो सही, रीजन फॉल्स है. एक्सट्रीटेड डंग ऑफ कैटल कॉमनली गोबर कहते हैं, मिथेनोजन बढ़ा होता है. ठीक है, डंग कैन बी यूज्ड इन जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस. इसीलिए नाम पड़ा, कैटल के गोबर से बनाया जा रहा है गोबर गैस, जो रिच है मिथेनोबैक्टीरिया मिथेनोजेंस में, जो गोबर गैस यानी आपके बायोगैस बनाने में मदद करता है. इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसका आंसर जाएगा ए. बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव द इंसेक्ट अनहार्म. कहते हैं कि भैया जो बीटी जीन क्राई जीन वगैरह बनाई गई थी उसमें क्या होता है, वो उसके कैटरपिलर को मारता है, बाकी अदर जो नॉन टारगेटेड पेस्ट है उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा. डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. एक्चुअली क्या देखा गया, ये बीटी जो बैसिलस थेरेजी नाम का क्राई जीन था, ये किसी भी इंसेक्ट के गट में क्या अल्कलाइन पीएच पाके उसके सेल की लिसिस कर देता, स्प्लिटिंग कर देता, मार देता था. तो क्या किया गया, इसको प्लांट के अंदर जनरली नेचुरली ही इंट्रोड्यूस करा दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत, ताकि क्या हो सके, उस प्लांट से उस पेस्ट के द्वारा रेजिस्टेंट प्राप्त हो जाएगा. इसलिए किया गया था. तो बैक्टीरिया डिसीज किल द कैटरपिलर बिल्कुल सही है, और डेवलपमेंट किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग से ताकि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सके. लेसरसन भी सही, रीजन भी सही. बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक में. फर्मेंटेशन डब चीज मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ लीफ बेवरेजेस द मेन गैस प्रोड्यूस CO2. कौन सी गैस निकलती है, डब पफ ऑफ फ्रेग्रेंस किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से. ठीक है. एरोब्स व्हिच ग्रो सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं एनारोब्स व्हिच ग्रो ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस CO2 हाइड्रोजन मीथेन यानी बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं. और बायोगैस में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है मेथेन होता है मेजर कंपोनेंट, लेकिन होते तो दोनों हैं, इसलिए आंसर डी जाएगा. सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनारोबिकली कलेक्टिवली कार्ड, जिसे क्या कहते हैं कलेक्टिवली, आप मिथेनोजेंस कहते हैं. मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स के रूमेन पार्ट में स्टमक में पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं. मेथानोबैक्टीरियम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, मेथानोबैक्टीरियम लार्ज अमाउंट में क्या बनाता है भैया, कह रहा है मिथेनोबैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में क्या बनाता है. लार्ज अमाउंट नहीं लगाता तो और लगा देते, लेकिन लार्ज अमाउंट में तो मीथेन रहता है बायोगैस में, और CO2 अलाउंड विथ मीथेन अलाउंड विथ CO2 and H2 बनता है, लेकिन इसमें लार्ज अमाउंट में पूछा है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तो ए आंसर जाएगा. Read the following statement and choose the correct option. A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen. In rumens, these bacteria help to broken down the cellulose and play a important role in nutrition of the cattle. सही है. कह रहा है कि सेलुलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके ये बैक्टीरिया उसका ब्रेक डाउन कराते हैं, तभी तो इनको रूमिनेंट में पाया जाता है, कहा जाता है. तो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. बायोगैस रूमिनेंट से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मीथेन का कंपोनेंट इसमें होता है. टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन डेवलप्ड इन इंडिया बाई KVIC बताया था. KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन दो है जो रिस्पॉन्सिबल थे, KVIC और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दोनों मिलकर बनाए थे. तो इसलिए बोथ है एंड बी. ड्यू टू द एफर्ट ऑफ these biocontrol refer to the use of biological method for controlling plant disease and pest, use of biological method for controlling pest, use of biological method for controlling animal disease and pest only. बायोकंट्रोल किसके लिए होता है कि प्लांट डिसीज और प्लांट पेस्ट को बचाया जाए. ठीक है. और बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोलिंग पेस्ट, दोनों बातें एक ही चीज लिख रहा है. डिसीज एंड पेस्ट के बारे में भी लिखे हैं वही, और यहाँ पे लिखे बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट. तो दोनों बात सही है. बोथ है एंड बी नहीं होता तो कोई एक उठा लेते हैं. अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कह रहा है कि इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड दैट रिलाइज द नेचुरल प्रोटेक्शन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल. कह रहे हैं एग्रीकल्चर में कंट्रोलिंग पेस्ट को करिए नेचुरल प्रोटेक्शन से, बजाय केमिकल यूज करने का. केमिकल का बहुत साइड इफेक्ट था. ठीक है. की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ. भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये क्या होगा, हेल्दियर होगा, यानी इन्वायरमेंट सेफ होगा और आपके फूड आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा. कोई हार्मफुल मटेरियल भी इसमें क्या होने लगते हैं, एक्युमुलेट होने लगते हैं. ठीक है. इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है. लेस वैरायटी ऑफ लैंडस्केप हैज लेस सस्टेनेबिलिटीज. कहते हैं अगर भैया बताइए लैंडस्केप हो या कुछ भी जिसमें ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है वो सस्टेनेबल ज्यादा है,
जिसमें जितनी ज्यादा वैरायटी उतना ज्यादा सस्टेनेबल। तो लैंडस्केप अगर लेस वैरायटी का है तो उसमें सस्टेनेबल प्रॉपर्टी यानी सस्टेन करने की क्षमता उतनी लेस होगी। बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ। बीटल विथ ये एफिड से बचाती हैं, ठीक है। लेडी बर्ड के बारे में है यार, ये है ड्रैगन फ्लाई का क्वेश्चन, बैक हो गया था। ड्रैगन फ्लाई गेट रीड ऑफ मॉस्किटो। The following statement is said about microbial control agent that can introduce in order to control the butterfly caterpillar. सही है। These are available in the microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar. ठीक है। These are available in sachets and dried spores which are mixed with water and spread into the vulnerable plants such as brassica and fruit like tree. Where these are eaten by the insect larvae, the gut of the larvae toxin released larvae killed by। क्या है ना, इसको पूरी कहानी पढ़ने से अच्छा है कि तुम ये समझ ही जाते कि बीटी को ही इंट्रोड्यूस कराया गया था बैसिलस थोरिनस क्राइजीन की वजह से। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर कैसे होते हैं? फ्री लिविंग फंजाई दैट आर फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम। किसमें? रूट इकोसिस्टम में होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो बायो कंट्रोल पेस्ट में बताया था, इसको यूज करते हैं। बकालो वायरस पैथोजन स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इसको पता है किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ठीक है। नैरो स्पेसिफिक होता है बकालो वायरस। इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को करता है और इंसेक्ट को, यानी इंसेक्ट इज आल्सो अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। यार आर्थ्रोपोडा के अंदर ही तो आता है इंसेक्टा, तो यानी इंसेक्टा एंड रिलेटेड आर्थ्रोपोडा को मारेगा। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, सबको नहीं मारता है। मेजॉरिटी ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इनका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से आते हैं, ये नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम। देखो स्पीसीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, इसलिए बहुत है भी। Baculovirus has been seen to be no negative impact on the भैया नॉन टारगेटेड पेस्ट में नॉन भैया कोई यूज इसका नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। नॉन टारगेटेड, नॉन टारगेटेड कौन है? आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा छोड़ दो, तो नॉन टारगेटेड। प्लांट बर्ड एंड फिश में नहीं करेगा, यानी सही है। मैमल्स में भी नहीं करेगा, नॉन टारगेटेड में भी नहीं। तो ऑल ऑफ दिस नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस। नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे होगा? आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा में। Biofertilizer organic that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of the fertilizer are bacteria, only fungi, cyanobacteria, all of this. ठीक है, तो ये बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, साइनोबैक्टीरिया होती। पैडी की फील्ड में हमने पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह यूज होती हैं, इसलिए ये साइनोबैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस। डी आंसर जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा सॉल्व किया है एक एक ऑप्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप पूछिए क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।